नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पतझर में टूटी पत्तियां शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें कि इस पाठ के प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि शुद्ध सोना में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता। गिन्नी के सोना में थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। तांबे की इसी मिलावट के कारण गिन्नी का सोना शुद्ध सोना की तुलना में अधिक मजबूत और चमकदार होता है। क्लियर? इसके अगले सवाल है कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, आदर्श को व्यवहार के साथ मिलाकर उसे व्यवहार में लाने वाले लोग ही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहे जाते हैं। क्लियर? अब इस पाठ के जो तीसरे प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है या आप लिख सकते हैं, शुद्ध आदर्श शुद्ध सोना की तरह ही होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, इस पर व्यावहारिकता हावी नहीं होती है। जब इसमें समाज की भलाई और शाश्वत सामाजिक मूल्य दोनों एक साथ हों, यही शुद्ध आदर्श कहे जाते हैं। क्लियर? अब इसके अगले जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। काम को हालांकि सभी महत्व देते हैं, लेकिन जापान के लोग काम को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। वे कई महीनों और कई दिनों के काम को एक ही दिन में कर लेना चाहते हैं। अतः लेखक ने वहाँ के लोगों के दिमाग में इंजन लगने की बात कही है। क्लियर? अब जो इसके पांचवें सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ टी सेरेमनी होता है। जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ टी सेरेमनी होता है। क्लियर? अब इसके छठे सवाल हैं कि जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उस शांति में चाय के खदबदाने की आवाज़ भी स्पष्ट सुनी जा सकती है। उस वातावरण में वहाँ चाय पिलाने वाला चाजिन सारे कार्य को गरिमापूर्ण तरीक़ों से करता है। क्लियर? अब यहाँ जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न खंड क के होंगे और इन सभी प्रश्नों के जवाब 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो आइए देखते हैं खंड क के जो पहले सवाल हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोना से किया गया है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोना की तरह ही शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होती, जबकि व्यावहारिकता की तुलना तांबे से की गई है। कारण जिस प्रकार शुद्ध सोना में तांबा मिलाकर उसे मजबूती और चमक को पैदा की जाती है उसमें, ठीक उसी प्रकार शुद्ध आदर्श में व्यावहारिकता का पूट देकर आदर्श को मजबूत किया जाता है। क्योंकि जीवन केवल शुद्ध आदर्शों से ही नहीं चलता, अतः जीवन में आदर्श के साथ व्यावहारिकता का होना भी जरूरी है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? सवाल को एक बार फिर समझेंगे, चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि उस टी सेरेमनी में चाजिन ने अतिथियों का स्वागत, चाय बनाने, बर्तनों की सफाई करने और चाय को परोसने की क्रियाओं को बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की थी। क्लियर? अब जो इसके तीसरे सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों?
तो इसके जवाब में आप लिखेंगे टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को ही प्रवेश मिलता था, कारण वहाँ के लोगों को व्यस्ततम दिनचर्या के बीच शांति का कुछ क्षण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। अधिक आदमियों को प्रवेश देने से वहाँ का वातावरण अशांत हो सकता है। अतः जापान में टी सेरेमनी में 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्लियर। अगले सवाल है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे चाय पीने के बाद लेखक ने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। उन्हें अब न तो अतीत की और न ही भविष्य की कोई चिंता हो रही थी। वे वहाँ केवल वर्तमान के आनंद को ही महसूस कर रहे थे। क्लियर। अब खंड ख के सवाल आपके सामने है और खंड ख के सभी सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने होते हैं। तो आइए देखते हैं खंड ख के जो पहला सवाल है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने आदर्श में व्यावहारिकता को मिलाकर कभी आदर्श के महत्व को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यावहारिकता में ही आदर्श मिलाकर व्यावहारिकता के मूल्य को ही बढ़ा दिया था। इन्हीं गुणों के कारण देश के लोग उनके नेतृत्व में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। अपने इन्हीं आदर्शों के कारण उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और अंग्रेज़ों से टक्कर ली। असहयोग और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के जैसे अनेक आंदोलन भी उन्होंने किए। उनकी पहली प्राथमिकता लोक कल्याण था। उन्होंने आंदोलन के समय कभी अपने निजी स्वार्थ को आगे नहीं आने दिया। क्लियर। अब जो अगले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है कि आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि मेरे विचार से समता, सहिष्णुता, सहजीवन, सत्य, सादगी, त्याग, अहिंसा आदि कुछ ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनका किसी भी समाज के लिए होना आवश्यक है। वर्तमान समय में इन सब का घोर अभाव दिखाई देता है। अभी के समय में देखें तो अब समाज में असत्य, असंतोष, दिखावेपन, असहिष्णुता और हिंसा का बोलबाला है, अर्थात अराजकता का माहौल है। गलाघोट प्रतिस्पर्धा में सभी एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं। ऐसे में सत्य, दया, त्याग, सादगी, करुणा, सहिष्णुता और सहजीवन के जैसे मूल्य अभी के लिए अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। क्लियर। अब जो चौथे नंबर का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि कुछ लोग व्यवहारिकता के नाम पर अपने आदर्शों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी न अपने आदर्शों को गिरने दिया और न ही कभी व्यवहारिकता के नाम पर आदर्श से कोई समझौता किया। उन्होंने तो हमेशा व्यवहारिकता के माध्यम से अपने आदर्श को ही आगे बढ़ाया। उनकी लोकप्रियता का यही कारण था। मतलब गांधी जी सोना में तांबा नहीं बल्कि तांबे में ही सोना को मिलाया करते थे। क्लियर। अब इस पाठ के जो 5वें नंबर के प्रश्न हैं तो उसमें पूछा रहा है गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे गिरगिट शीर्षक कहानी में आदर्शवादिता के महत्व को बताने के लिए एक अवसरवादी पात्र का सहारा लिया गया है। व्यवहारवादिता आदमी को अवसरवाद का पाठ पढ़ाती है। अवसरवादी लोग हमेशा निजी नफ़ा नुकसान देखकर कोई कदम उठाते हैं। उन्हें समाज के हित से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों से ही समाज को नुकसान हुआ है। जबकि इसके उलट समाज में अगर कुछ अच्छा दिखाई देता है तो वह आदर्शवादी लोगों की देन है। व्यवहारिक अवसरवादी लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, अर्थात आदर्शवादिता अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर। अब इस पाठ के
इस खंड के जो 6ठे नंबर का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या लिख सकते हैं कि लेखक के उस मित्र ने लेखक से वहाँ के लोगों के मानसिक रोग के कई कारण बताए थे। जापानी आदमियों में अमेरिका से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा, महीनों के काम को एक दिन में करने की जल्दी, किसी विषय पर अनावश्यक चिंतन आदि कई ऐसे इसके कारण थे। इन्हीं सब कारणों से जापान के लोगों में मनोरोग के लक्षण दिखाई देते हैं। मैं तो लेखक की मित्र की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी चीज़ अत्यधिक नुकसानदेह होता है, चाहे वह काम या चिंतन ही क्यों न हो। मनुष्य के द्वारा किसी काम को करने में उसके मस्तिष्क की भूमिका अहम होती है। मस्तिष्क भी एक तरह का यंत्र ही है, उसे भी आराम की आवश्यकता होती है। बिना आराम किए दिन रात लगातार काम करने से मानसिक असंतुलन का होना स्वाभाविक है। क्लियर। अब इसके 7वें सवाल में पूछा जा रहा है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, अक्सर अधिकांश लोग या तो बीते हुए समय की खट्टी मीठी यादों में जीते हैं या फिर भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखते रहते हैं जिस पर आदमी का कोई अख्तियार नहीं होता है। बीते हुए समय को न सुधारा जा सकता है और न ही अपनी इच्छानुसार अपने भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इन दोनों समयों में या दोनों ही समयों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, फिर भी लोग उन्हीं में उलझे रहते हैं। कभी नहीं सुलझाए जा सकने वाले इन्हीं उलझनों में आदमी वर्तमान को भूल जाते हैं, जिसका सही उपयोग करके आने वाले समय को अच्छा बनाया जा सकता है। शायद इन्हीं सब कारणों से लेखक वर्तमान में जीना चाहिए ऐसा कहा होगा। क्लियर। अब खंड को जिसमें आशय स्पष्ट करने हैं, उसमें जो पहला सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों के जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। इस पंक्ति के आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि आदर्श और मूल्य दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आदर्शवादी लोग ही समाज में आदर्श स्थापित करते हैं, चाहे हम बात सत्य, अहिंसा, त्याग, सदाचार, समता, अहिंसा अथवा परहित ही की क्यों न करें, सब आदर्शवादी लोगों की ही देन है, जो सबके हित में सर्वमान्य है। यही शाश्वत मूल्य है जिनका कभी नाश नहीं हो सकता है। यही वे मूल्य हैं जिन्हें आदर्शवादी अपने व्यवहार में घोलकर आदर्श को ऊंचा उठा दिया, कभी उसके स्तर को नीचे नहीं गिरने दिया। क्लियर। अब इसके दूसरे प्रश्न है कि जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि जब आदर्श और व्यवहार में सामंजस्य लाना होता है, वहाँ अक्सर लोग व्यवहार को आगे रखकर आदर्श से समझौता कर लेते हैं। ऐसे में आदर्श पीछे छूट जाता है, फिर लोग आदर्श के बजाय सूझबूझ से काम लेने लगते हैं। क्लियर। अब इसके जो तीसरे सवाल हैं उसमें कहा जा रहा है कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। यहाँ इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके आशय स्पष्ट करते हुए हम लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है ऐसे कि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जापानियों के रुग्ण मनोदशा का वर्णन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में जापान के लोगों के जीवन की गति काफ़ी तीव्र हो गई है और सामान्य दिनचर्या के कारण जीवन तनावपूर्ण हो गई है। फलस्वरूप वहाँ के लोग मनोरोगी होने लगे हैं। क्लियर। अब इस पाठ के अंतिम प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा में लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे थे। तो इसके आशय स्पष्ट करने, तो इसके आशय स्पष्ट करते हुए बहुत कम शब्दों में आप लिख सकते हैं कि लेखक और उनका मित्र जहाँ चाय पीने गए थे वहाँ चाजीन के द्वारा हर कार्य को गरिमापूर्ण तरीक़ों से संपादित किया जा रहा था। लेखक को चाजीन के कार्यों में एक विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार के संगीत का अनुभव हो रहा था। इसी से वहाँ लेखक को असीम शांति महसूस हुआ था। क्लियर? तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।